नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 एनसीईआरटी हमारे अतीत भाग 3। इसी श्रृंखला में आज हम इसका चैप्टर 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना शुरू करेंगे। इससे पहले हमने जो चैप्टर्स 2 पढ़े हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है पूरी बुक। और इसमें हमने पढ़ा था पहला चैप्टर तिथियों और अवधि के बारे में, कब, कहाँ और कैसे। और उसके बाद हमने जो दूसरा चैप्टर पढ़ा वो था कि ब्रिटिश व्यापारिक जो कंपनी है वो कैसे अपना एक साम्राज्य स्थापित करती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। हमने पिछले चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि 1757 की जो क्रांति होती है, प्लासी का जो युद्ध होता है 1757 में, ये भारत में अंग्रेजों की सत्ता का स्थापित होने में एक निर्णायक मोड़ साबित होता है। और उसके बाद हमने देखा था कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है, ये केवल बंगाल क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे भारत में ब्रिटिश शासन को स्थापित कर देता है। तो आइए हम कुछ इसी तरह की चीज़ों को इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। सबसे पहले तो हम ये एक देख रहे हैं कि ये एक क्षेत्र जो दिया गया है, एक क्या दिखाया गया है इसमें कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव जो है वो मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए, ठीक है। अब ये क्या है कि 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध हमने पढ़ा था कि ये मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव की सेना के बीच में होता है ना। उससे पहले हमने पढ़ा था कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। अब प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में होता है, हम ये रॉबर्ट क्लाइव के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो बंगाल का नवाब होता है सिराजुद्दौला, बंगाल में सिराजुद्दौला नवाब होता है और ये बड़ा ही कट्टर सा होता है जिसके साथ जो परिस्थितियां हैं वो कंपनी के हित में नहीं होती हैं। तो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव को भेजा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम पे यहाँ के नहीं थे, ये मद्रास क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। इनको ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास क्षेत्र में भेजा गया था और इनको बंगाल से, मद्रास क्षेत्र से इनको बंगाल में भेजा जाता है जहाँ पर सिराजुद्दौला नवाब होते हैं। जब ये जहाँ जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव, तो उनको पता लगता है कि सिराजुद्दौला जो है वो कंपनी के हितों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, यानी जितना राजस्व ये लोग चाहते थे उतना वो नहीं दे रहे थे। तो ये क्या करते हैं, सिराजुद्दौला जो है वो इनसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा करते तो हम युद्ध कर लेते हैं। इनके बीच में युद्ध होता है प्लासी का। इनकी लगभग 50,000 के आसपास सेना होती है, लेकिन उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है वो सैनिकों का भाग ही नहीं लेता, क्योंकि सिराजुद्दौला की जो सेनापति होते हैं एक मीर जाफर, ये इनको धोखा दे देते हैं और युद्ध में भाग नहीं लेते हैं। और सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव की सेना के बीच में युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध होता है भागीरथी नदी के किनारे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सिराजुद्दौला की जो है इसमें इनको मार दिया जाता है, इनकी हार हो जाती है और अगला नवाब जो है वो मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि ये एक कठपुतली शासन चाहते थे। तो ये अपनी मर्ज़ी का जो इन्होंने शासन नवाब जिसे बना दिया है मीर जाफ़र को, इसको बना देते हैं नया। लेकिन फिर मीर जाफ़र से भी ये जितना राजस्व वसूली करना चाहते थे ये उतना नहीं दे पाता है। तो इससे परेशान होकर ये इसे हटा देते हैं और फिर मीर कासिम को नया नवाब अंग्रेज़ी जो कंपनी है वो बना देती है। अब क्या होता है कि मीर कासिम जो है ये खुद किसानों के हित में काम करने लग जाता है। तो इसकी वजह से कंपनी इससे भी परेशान होती है और इसको हटाकर वापस इसको मीर जाफ़र को नवाब बना देती है। फिर हम देखते हैं कि 1764 में जो है वो मीर कासिम के साथ में युद्ध होता है अंग्रेजी सेना का। और इसमें शाह आलम द्वितीय, यानी जो ये दिल्ली मुगल जो बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, ये इनके काफ़ी मित्रवत होते हैं। तो ये इनका साथ देते हैं। और एक इसमें लखनऊ के जो नवाब है शुजाउद्दौला, ये भी बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का साथ देते हैं। लेकिन फिर भी इतनी 3 बड़ी-बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ के होते हुए भी जो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो अपनी तरफ से हेक्टर मुनरो को भेजते हैं सेनापति बना के, और यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव की सेना जो है वो जीत जाती है। और उसके बाद में 1765 में ये रॉबर्ट क्लाइव जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते, क्योंकि ये कठपुतली शासन बनाकर बैठे थे। अब इनको जब ये लगा कि ये जो हमारे बनाए हुए नवाब हैं ये भी हमें हमारी कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदा नहीं दे रहे हैं, तो ये खुद उसके दीवानी अधिकार
ग्रहण कर लेते हैं, खुद वहाँ के दीवान बन जाते हैं, नवाब बन जाते हैं। अब देखिए कंपनी जो है वो दीवान बन गई है। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया गया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। बिल्कुल अभी हमने जो चित्र देखा वो यही बताता है कि रॉबर्ट क्लाइव ही इस सारी चीज़ों के कर्ता धर्ता रहे हैं। ये कर्ता धर्ता रहे हैं और एक भव्य समारोह के रूप में हमने इसमें देखा, एक चित्र के रूप में। यह चित्रकार उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। हम तो खुद यही कहते हैं कि बंगाल के राजा बन गए थे अब अंग्रेज 1757 की इस प्लासी के युद्ध के बाद में। ठीक है, पहले तो यही है कि बंगाल में जो गवर्नर बनाया गया ये रॉबर्ट क्लाइव को ही बनाया जा रहा है अब यहाँ पर, क्योंकि इसने दोनों कंडीशन में इसको संभाल लिया, प्लासी के युद्ध के बाद भी और बक्सर के युद्ध के बाद भी। 1765 की बात हो रही है तो 1764 में तो बक्सर का युद्ध भी हो चुका है, मीर कासिम वर्सेस ये रॉबर्ट क्लाइव, है ना। फिर दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने, आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिसके कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह भी ख्याल रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। वैसे तो इन लोगों को सिर्फ धन चाहिए था, वहाँ से इन्हें भारतीय चीज़ों से तो कोई ख़ास सरोकार था ही नहीं, मसाले थे या सोना चांदी था या कोई कीमती रेशम और सूती वस्त्र थे फाइन क्वालिटी के। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। अब कंपनी अपना ये काम कैसे करती, हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को अपना उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह से तय किए और मन माफिक फसलों की खेती कैसे करवाई। अब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ भारत में आकर बस गई है, ये धीरे धीरे अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाती है। पहली चीज़ तो हमें यही देखना है कि जब इसे दीवानी अधिकार मिल गए बंगाल और उड़ीसा के, लेकिन कंपनी अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो लगाना चाहती थी जनता पर, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने से भी हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे, अपना ही प्रॉफिट देखना था जी, और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। यहाँ पर 1865 नहीं है, ये 1765 है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। 1765 से पहले ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात कंपनी द्वारा किया जाता था, यानी कि ब्रिटेन को जो भी चीज़ें यहाँ से चाहिए होती थी तो वहाँ से सोना चांदी इनका आयात किया जाता था और कंपनी यहाँ से चीज़ें खरीदती थी पूरे भारत से और ब्रिटेन में भेजती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में जब इनको दीवानी अधिकार मिल गए, ये मनमाना राजस्व वसूल करने लग गए, तो बंगाल में इकट्ठे होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी, यानी ब्रिटेन से अब सोने चांदी को लाना ज़रूरी नहीं हो गया था। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपनी लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था, खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। अब देखिए एक अभी हाट बाजार हम देखेंगे, ये बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट है जिसको हम देखने वाले हैं। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था। देखिए एक हाट बाज़ार लगाया गया है जहाँ पर जो तरह-तरह के जो लोग हैं अपनी तरह-तरह की वस्तुओं को बेचने के लिए, खरीदने के लिए आते थे।
अब देखिए 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की को मौत की नींद में सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। अब देखिए फैक्ट टू फैक्ट देखिए 1765 में तो इनको दीवानी अधिकार मिलते हैं कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 5 साल बाद अकाल पड़ जाता है। यानी इतना राजस्व ये वसूलते हैं जिसकी वजह से जो किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि ना तो वो कंपनी को लगान चुका पाते हैं और ना ही अपनी खेती में सुधार कर पाते हैं, और इतनी परिस्थितियां उनकी खराब हो जाती है कि 5 साल बाद जो अकाल की इतनी दुर्भिक्ष स्थिति बनती है, इसमें बंगाल की 1 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है। तो मतलब 1/3 जनता जब समाप्त हो गई, तो इसका मतलब ये है कि लगभग वहां पर बंगाल की आबादी उस समय पर 3 करोड़ के आसपास या 3 करोड़ रही होगी, तभी 1/3 खत्म हो गई, है ना? और ये है चार्ल्स कॉर्नवालिस, इसे कई बार लॉर्ड कॉर्नवालिस भी कहा जाता है। जिस समय स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था, उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। अब देखिए खेती में सुधार की ज़रूरत। अब जब कंपनी को राजस्व मिल रहा है, तो धीरे-धीरे ये उसके ऊपर और मुनाफ़ा कमाने के लिए अपनी आमदनी में बढ़ोतरी करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि खेती में सुधार की आवश्यकता है ना? फिर यहाँ पर क्या है, अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? जब इनको पता लगने लग गया कि बंगाल में वित्तीय जोखिम बढ़ चुका है, अर्थव्यवस्था संकट में है, तो इनको जो राजस्व मिल रहा था उसमें तो कमी आनी सुनिश्चित थी। अब कंपनी कैसे आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना ज़रूरी है। ये कौन समझ रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो ये बात समझ रहे हैं। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली, यानी कि 20 साल लग गए इनको इस चीज़ों को सुधारते-सुधारते कि कैसे खेती में सुधार किया जाए, कैसे इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट की जाए। कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए समझना कि स्थायी बंदोबस्त एक्चुअली था क्या? स्थायी बंदोबस्त एक तरह से ये कर की प्रणाली इन्होंने शुरू की थी, जिसमें इन्होंने जो राजस्व की दरें तय कर दी, उसी के अकॉर्डिंग ही राजस्व लिया जाता था, उसको संशोधित नहीं किया जाता था। फिक्स दरें कर दी गई थी कि आपकी खेती चाहे जितनी मर्ज़ी हो, हमारे द्वारा यानी कंपनी के द्वारा किसानों से इतना राजस्व जो है वसूल किया जाएगा। ठीक है? और ये जो व्यवस्था है वो बंगाल, यूपी, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक आदि में लगाई गई थी। ठीक है? चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसे कहते हैं, इसने 1793 में इस स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। अब देखिए, इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकोदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी दी गई। उन 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 उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। अब यहाँ पर इन्होंने जिम्मा किसको सौंप दिया है जी, सारा का सारा, कि आप राजस्व कलेक्ट करके दोगे। ईआईसी कहती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी क्या कहती है कि जो राजस्व है वो कलेक्ट कौन करेगा? यहाँ पर राजस्व कलेक्ट करेंगे राजा और तालुकदार, जो जमींदार हैं, ये कलेक्शन करेंगे। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशियाँ स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लग रहा था कि इससे कंपनी को तो नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार करने के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन भी मिलेगा। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन के में फायदे में रहेंगे। ठीक है? फिर समस्या क्या आई? मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। धीरे-धीरे हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भी वही हो रहा था। कंपनी के अफ़सरों ने पाया कि अभी भी जमींदार ज़मीन में सुधार करने के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भी भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था या उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी, और बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बकायदा नीलाम कर चुकी थी। यानी कि एक तरह से इनको अल्टीमेटम दे दिया जाता था कि अगर आज शाम तक तुमसे राजस्व कलेक्ट नहीं हुआ तो तुम्हारे हिस्से का जो जमींदारी है वो किसी और को नीलाम कर दी जाएगी। तो ये सब भी ऐसा होता था। फिर 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बहुत चेंजेस हो गए।
बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे-धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व स्थायी बंदोबस्त तय कर चुकी थी। अब वो राजस्व में वृद्धि कर नहीं सकती थी, लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन ज़मीन गँवा चुके थे। जो बचे रह गए थे, अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार करने की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गाँवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसानों को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार भी सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था और अगर वो लगान नहीं चुका पाता था तो उसे अपनी पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। अब देखिए, एक और चीज़ हमने इसके ऊपर अभी वर्डिंग्स में मिस की है। ये है कि बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का कथन। बंगाल के बहुत सारे गाँवों में कई ताकतवर रैयत रैयत यानी किसान खुद खेती नहीं करते थे। वे औरों को पट्टों पर ज़मीन दे देते थे और उनसे भारी लगान वसूल किया करते थे। 1860 में एच.टी. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की। बटाई की भारी शर्तों, मवेशियों, बीज, आजीविका और कर्जे के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता, तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर कैसे काम कर सकते हैं? न ही उन्हें अपनी हालत सुधरने की कोई उम्मीद भी दिखाई देती है। अब देखिए कि जो ज़मींदार इसमें ज़मीन को संशोधित करने में, उसको ठीक करने में या कुछ उसमें चेंजेस लाने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि कई किसानों की ज़मीनें तो वैसे भी जब्त हो चुकी थी, नीलाम हो चुकी थी और जो बच रह गए थे, उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक ज़मींदार किसानों की ज़मीन देकर ले उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्होंने ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं की। दूसरी तरफ किसानों को तो यह व्यवस्था दमनकारी दिखाई दे ही रही थी क्योंकि किसान जो लगान चुकाने थे वो बहुत ज़्यादा थे। ज़मीन पर उसका अधिकार भी सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा भी लेना पड़ता था और वह अगर लगान नहीं चुका पाता था तो उसे जमींदार अपनी पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। अब एक और व्यवस्था है महलवाड़ी। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गाँव या गाँवों का एक समूह होता था। ठीक है? और इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना ज़रूरी है। किसको फ़ील हो रहा है ये जी? ये हो रहा है अंग्रेज़ी जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अधिकारियों को ये महसूस हो रहा है कि स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसों की ज़रूरत हो, तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, यानी कि इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब यूपी में है, के लिए होल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की। होल्ट मैकेंजी क्या लेकर आए थे? ये महालवाड़ी व्यवस्था लेकर आए थे। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। 1822 में इसे लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीनों की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूह के रीति रिवाजों का दर्जा दे दिया। गांव के एक-एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय-समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंपा गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया, यानी कि एरिया हेड जो होता था उसे महाल गुजार भी कहा जाता था। ठीक है? महलवारी बंदोबस्त इस तरह से शुरू होता है। अब ये देखिए, मद्रास का गवर्नर जो है ये टॉमस मुनरो है, जो आगे एक और नई व्यवस्था लेकर आएगा। थॉमस मुनरो भी कहते हैं, इसे टॉमस भी कहते हैं। इंग्लैंड वाले तो टॉमस कहते हैं। हम इंडियंस जो है ये अपनी प्रोनाउंसिएशन के कारण इसे हम थॉमस कहते हैं। टॉमस मुनरो है ये।
मुनरो व्यवस्था जिसे कहते हैं, इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था भी कहा जाता है। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह एक नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया गया। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में किए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमाकर भी देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत में यही व्यवस्था लागू हो गई थी। रीड और मुनरो, ये इंपॉर्टेंट है, लाइन मार लिए कि रैयतवाड़ी प्रथा को किसने शुरू किया था? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। इनका ये मानना था दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो ये एक इमोशनल प्ले कार्ड खेला जा रहा था कि यहाँ पर एक पिता की तरह जो है अंग्रेज जो है वो भारतीय कृषकों की रक्षा करने के लिए आए हुए हैं। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर ही उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी थी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर लिया। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। रैयत जो है, किसान जो है गांवों से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों की उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब है यूरोप के लिए फसलें। अब क्योंकि कंपनी यहाँ पर आई है, अपना शासन जो है वो स्थापित कर रही है, तो अब यहाँ पर क्या है कि यूरोप के लिए भी कुछ फसलों का उत्पादन करना शुरू हो गया था। यानी कि कंपनी यहाँ से किसानों से फसल उत्पादन करवा रही थी अपनी मर्जी की। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती है, क्योंकि कुछ तो यहाँ की जलवायु उसके अनुरूप थी। 18वीं शताब्दी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। जैसे बंगाल में पटसन के लिए, असम में चाय के लिए, संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान यूपी में गन्ने के लिए, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। यानी कि ऐसी कोई फसल बाकी नहीं थी जिसे क्षेत्र विशेष में उगाने के लिए ज़्यादा उनको फोर्स ना किया गया हो। अब ये कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों को खेती में फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। अब इसी तरह की जो फसल उत्पादन की एक पद्धति को अच्छे से समझते हैं। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? बिल्कुल है जी। ये देखिए, ये कलमकारी छापा है 20वीं सदी भारत का, और ये मॉरिस कॉटन छापा है 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध जो है ये इंग्लैंड का है। चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें दी गई हैं। एक तरफ भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे हैं। दूसरी ओर ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस प्रसिद्ध कवि और कलाकार रहे हैं ब्रिटेन के, उनके द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का प्रयोग किया गया है। आमतौर पर इसे नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं इस रंग को कैसे पैदा किया गया था? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। अब ऐसा क्यों था कि भारत में बनाए गए नील की मांग सबसे ज़्यादा क्यों थी? देखिए, नील का पौधा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है, पहली चीज। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। यानी इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के जो कपड़ा उत्पादक हैं वो कपड़े की रंगाई के लिए नील का
भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुँचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊँची रहती थी। इसलिए यूरोपीय यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा जो है वो शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था और इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह वोड नामक पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। मगर कपड़े रंगने वाले को तो नील नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरेबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। अब बागान क्या होता है? एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था, जैसे कॉफी, गन्ना, तंबाकू, चाय, कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है। अब 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ था। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी तो उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच में दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। अब भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। जब हमने पढ़ा कि 1757 प्लासी के युद्ध के बाद और 1764 बक्सर के युद्ध के बाद जो ब्रिटिश जो सत्ता है वो धीरे-धीरे अपने पाँव भारत में पसारने लग जाती है। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूँढने लग गई थी। अब देखिए 18वीं सदी के आखिरी दशकों में से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल दुनिया में पैदा होने वाला नील बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था और 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे थे। समय बीतने के साथ-साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां तक छोड़ दी थी। भारी मुनाफे के उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और इन्होंने यहाँ पर नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा ही नहीं था, उन्हें कंपनी और नए-नए बैंकों द्वारा कर्जा देना शुरू कर दिया गया था। अब हमने एक चित्र देखा है सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत। अगस्त 1791 का जनवरी का ये स्कू हदोलोस्की का चित्र है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू कर दिया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट आ जाता है कि नील की खेती होती कैसे थी। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, एक तो था निज और एक रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वो जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करते थे।
करवा लेते थे। अब निज खेती की समस्याएँ क्या थी? बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ-वहाँ छोटे-मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े-बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्रियों के इर्द-गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया, जिससे टकराव और तनाव दोनों पैदा हो जाता था। अब गुलाम क्या होता था? ये ऐसा व्यक्ति होता था जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता था। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती थी, उसे अपने मालिक के लिए ही काम करना होता था। मज़दूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था, बड़े बागान के लिए बहुत सारे मज़दूरों की आवश्यकता होती थी। मज़दूरों की ज़रूरतें भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब ये था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है, तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती। हलों को खरीदना, उनका रख-रखाव, उनका जो संचालन है, ये भी एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी, उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। अभी हमने पढ़ा बीघा, बीघा क्या चीज़ है? ये ज़मीन की एक माप है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग-अलग होता था। बंगाल में अंग्रेज़ों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1 तिहाई एकड़ तय कर दिया था। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। अब रैयतों की जमीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे, डॉक्यूमेंटेशन करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। ठीक है, कितनी जमीन पर खेती करनी होती थी? ये इनको करनी होती थी 25%। ठीक है। फिर है जमीन, बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने, फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी, तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा चलने लगता था। 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए, ये एक चित्र दिखाया गया है कि ये नील की खेती कर रहे हैं। भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। और एक ये चित्र है खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधों का गट्ठर। अब नील उत्पादन होता कैसे था? तो ये हमें जो चित्र दिखाया गया है, ये एक नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना है, जो विलियम सिम्पसन के द्वारा बनाया गया एक चित्र है। ये 1863 में बनाया गया था। ठीक है। नील के खेतों, नील गांव जो है वो आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित वैट्स यानी होद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक होद का काम अलग अलग था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबाया जाता था। इस होद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे, तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और होद में छान लिया जाता था, और दूसरा होद पहले होद के ठीक नीचे होता था। अब ये क्या है? दूसरा होद जो है, इसमें इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था, तो होद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियां नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी हुई नील की गाद या नील की लुगदी को दूसरे कुंड में, निथारण कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद इसे निचोड़कर बिक्री
बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। तो देखिए, नील के पौधों को हौद तक औरतें ही ढोकर लाती थी। प्रेशर तो काम का सबके ऊपर था जी। फिर है हौद में घोल हिलाने वाला। यहाँ खड़ा नील मजदूर हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल लिए खड़ा है। इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़ा रहना पड़ता था। ये एक वाट जो है वो किण्वन अथवा संग्रहण पात्र है। अब है बिक्री के लिए नील तैयार है। यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख रहे हैं। दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। अब देखिए, किसान जो है पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे। उन्हें भी समझ में आ गया था कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। ये सबसे बड़ी समस्या थी नील की खेती में। अब नील विद्रोह और उसके बाद क्या होता है? मार्च 1859 में यानी 1857 की क्रांति के बाद बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर भी लड़ाई में कूद गई। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले जो गुमाश्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें बगावत के लिए ताकत कहाँ से मिली। इसमें कोई शक नहीं था कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वो हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की क्रांति के बाद, बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने के लिए विस्फोटक स्थितियों के नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान होकर सरकार को बागान मालिकों को सुरक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बनाया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया। जोर जबरदस्ती करने के लिए उनकी आलोचना की गई। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं।
इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। यानी कि भारत में महात्मा गांधी का जो प्रथम सत्याग्रह था वो यही था, चंपारण आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में था। अब ये देखिए, ये एक नील गांवों का एक गीत है। संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने, सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते हैं। इस तरह के गीतों से हमें उनकी भावनाओं का पता चलता है। नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में ऐसे बहुत से गीत सुनाई देते थे, जिसमें एक प्रकार का ये गीत है, मौला हाथी के बागान, मालिक की लंबी लंबी लाठियां दूर इकट्ठी पड़ी हैं, कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नावों के जरिए पहुंच चुके हैं। इस बार तो सभी रैयत तैयार हैं, वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे। अब वे बिना लठियालों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे। अब हमने एक ये स्तोत्र देख रहे हैं, भीख मांग लूंगा नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला ने से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने जब बात की तो हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। ये कहते हैं कि क्या तुम WS सीटन कार जो है नील आयोग के अध्यक्ष हैं, ये कहते हैं कि क्या अब तुम नील की खेती करने के लिए तैयार हो? अगर नहीं हो तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? तो हाजी मुल्ला कहता है, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है। तो जो श्री साले होते हैं ये कहते हैं, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहोगे? तो हाजी मुल्ला कहता है, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा पर नील नहीं उगाऊँगा। ठीक है, तो ये देखिए इनके कितने तीक्ष्ण स्वर हो चुके हैं। अब देखिए वेस्ट इंडीज़ में नील उत्पादन, हमने अभी पढ़ा भी था कि वेस्ट इंडीज़ में भी नील उत्पादन किया जा रहा था, लेकिन भारतीय नील की अपेक्षा में किसी भी क्षेत्र विशेष में उगाया गया नील उतना अच्छा नहीं था। 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जो बैप्टिस्ट लबात ने कैरेबियाई दौरा किया। इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखते हैं। यह तस्वीर लबात की एक पुस्तक से ली गई है। इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील के सारे चरणों को दर्शाया गया है। बाएं सिरे से आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर जो है नील के पौधों को सेटलर वाट में डाल रहे हैं। एक और मजदूर एक मशीनी चरखी से घोल को घुमा रहा है। फिर 2 मजदूर नील की लुगदी को तैयार कर रहे बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। अगले हिस्से में मजदूर जो है 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने का काम कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक जो है वो ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलामों पर नजर रखता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरा होता है। जल्द ही मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इजी चैनल पर अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, हार्दिक धन्यवाद।